वो 2 फरवरी 1982 की रात थी। विद्रोही गुट मुस्लिम ब्रदरहुड के लड़ाकों ने सीरियाई सेना की एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला बोला। इस घटना के बाद सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद और विद्रोही गुटों की लड़ाई ने खूब जोर पकड़ा। सेना के खिलाफ शहर में एक विद्रोह पनप उठा। मुस्लिम ब्रदरहुड के लड़ाकों ने सरकारी नेताओं के घरों और ऑफिसेज पर हमला करना शुरू किया। उनका मकसद था हमा शहर पर कब्जा जमाना। इस विद्रोह का खात्मा करने के लिए हाफिज अल असद ने करीब 8000 सैनिकों से हमा शहर की घेराबंदी करा दी और बमबारी का आदेश दे दिया। इस ऑपरेशन को लीड किया हाफिज अल असद के भाई रिफात अल असद ने। सैनिकों ने 27 दिन में शहर को लगभग समतल बना दिया। इसके बाद 2 हफ्तों तक घर घर तलाशी और सामूहिक गिरफ्तारियां चली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें करीब 10,000 से 40,000 लोग मारे गए। इसके बाद रिफात अल असद को हमा का कसाई कहा जाने लगा। इस घटना को 42 साल हो चुके हैं। फिर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ इसी तर्ज पर सीरियन सरकार के खिलाफ एक बार फिर से विद्रोह ने जोर पकड़ लिया है। अब मुस्लिम ब्रदरहुड की सीरिया में पकड़ तो लगभग खत्म हो चुकी है। विद्रोही गुट इस दफे अलग है। इनके मुखिया ग्रुप का नाम है हयात तहरीर अल शाम HTS और सरकार इस बार हाफिज अल असद के बेटे बशर अल असद की है। लेकिन जिस शहर का जिक्र हमने कुछ देर पहले किया उस पर विद्रोही गुटों ने कब्जा जमा लिया है। सीरियाई आर्मी हमा शहर से अपना कंट्रोल खो चुकी है। हमा शहर में दाखिल होने से पहले विद्रोही गुटों के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बयान जारी किया और कहा, हम सीरिया में पिछले 40 वर्षों से नासूर बन चुके जख्म को धोने के लिए हमा शहर की ओर बढ़ रहे हैं। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबश्शिरुकुम इख्वानी अन इख्वानुकुम मुजाहिदून अथ-थुवार क़द बदअू बिद्दुखूल इला मदीनति हमा लितطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما। أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة والحمد لله رب العالمين। HTS के लड़ाके अब जीत का जश्न मना रहे हैं, खुशी में जमीन चूम रहे हैं और बंदूकों की आवाज से अपनी आवाज मिलाकर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। तो आज के शो में हम जानेंगे कि सीरिया का सिविल वॉर किस दिशा में बढ़ रहा है, विद्रोही गुटों ने किन इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, हमा शहर पर पकड़ का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और क्या बशर अल असद की सरकार गिरने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज हम चर्चा करेंगे सीरियन सिविल वॉर की। Brought to you by Hire and ITIL. सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। सीरिया मिडिल ईस्ट में पड़ता है। इसकी सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से लगती है। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दमिश्क से हमा शहर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। अब हमा शहर में 5 दिसंबर की शाम का एक वीडियो देखिए। वीडियो में जिस शख्स के पोस्टर को आग लगा दी गई और जिसके चेहरे पर गोलियां चलाई जा रही हैं, वो है सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद। साल 2000 से सीरिया का राष्ट्रपति पद इन्हीं के पास है। इस एक छत्र राज के खिलाफ अलग अलग शक्ल और अलग अलग वक्त में विद्रोह होते रहे हैं। विद्रोहों का इस सिलसिले की शुरुआत हुई 2011 में। तब से सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है। विद्रोही गुट बशर अल असद की सरकार गिराना चाहते हैं। 13 साल से चल रही इस जंग पर आज तक लगाम नहीं लग पाया। विद्रोही गुटों की कोशिश कभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्से उनके कब्जे में जरूर रहे। ये विद्रोह जारी रहे, लेकिन सीरियन सरकार ने अपनी पकड़ बनाए रखी। अब मामला कुछ ऐसा है कि हम वारदात से थोड़े ही दूर हैं। वो हाथ लग गया है मगर छिन नहीं रहा।
इस सिविल वॉर की पूरी कहानी हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बताई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बशर की सरकार के खिलाफ विद्रोह के एक नए एपिसोड की शुरुआत हुई 27 नवंबर 2024 को। इस दिन विद्रोही गुटों ने सीरिया की सेना पर बड़ा हमला बोला। अगले कुछ दिनों में पूरे अलेप्पो शहर में इनका कब्जा हो गया। बशर अल असद की सेना शहर छोड़कर भाग गई। रूस ने बशर अल असद के समर्थन में विद्रोही गुटों के ठिकानों पर बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 2 दिसंबर को HTS की अगुवाई में विद्रोही गुटों ने सीरिया के उत्तरी शहर हमा पर धावा बोल दिया। इस बीच सीरियन सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सीरियाई और रूसी वायु सेनाओं ने उन पर गोलीबारी भी की। इसके बावजूद वो अलग अलग दिशाओं से हमा शहर में पैठ जमाने में कामयाब रहे और शहर के अंदर घुसकर असद की सेना से लड़ाई शुरू कर दी। 5 दिसंबर की दोपहर में सीरियन आर्मी ने कबूल कर लिया कि वो हमा शहर से हाथ धो बैठे हैं। आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, पिछले कुछ घंटों में हमारे सैनिक और विद्रोही गुटों के बीच टकराव हुआ। वो शहर में कई चौकियों को तोड़कर अंदर घुसने में सफल हो गए। हमने अपनी इकाइयों को शहर के बाहर तैनात कर दिया है। हालांकि रक्षा मंत्री अली अब्बास ने यह भी कहा कि सेना की वापसी एक टेम्पररी रणनीति है। हमारी सेना अभी भी आसपास ही है। दूसरी ओर HTS के लड़ाकों ने कब्जा जमाने के बाद हमा के सेंट्रल जेल में बंद अपने साथी कैदियों को भी छुड़ा लिया। रिपोर्ट्स की माने तो हमा शहर के निवासियों ने HTS के लड़ाकों का स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग लड़ाई के और खतरनाक हो जाने के डर से गांव की तरफ भागने लगे। الأصوات اللي عم نسمعها والشيء اللي عم يصير ما طبيعي بالمرة، يعني الإنسان ما في يتحمله، فضبينا حالنا وطلعنا باتجاه الشمال، بلكي الله دخيله بحلها وبيهدى الوضع وبنرجع. حاليا أنا طالع من مدينة حماة أنا وأهلي وأولادي باتجاه مدينة معالدس من الاشتباكات والضرب. من الضرب والله. الحمد لله بنرجع لضيعتنا يعني. 27 नवंबर के बाद अब तक सीरिया में 727 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 111 सिविलियंस भी है। अब हमा शहर की कहानी जानते हैं और ये भी कि इस पर कब्जा करना इतना खास क्यों है। हमा सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये अपने वाटर व्हील्स के लिए जाना जाता है। आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। इनको नोरिया कहा जाता है। इसका मतलब है मटकों से जुड़कर बना एक पहिया। इनको दुनिया सबसे खूबसूरत नोरिया में से एक मानती है। मतलब कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत नोरिया में से एक है। ये तो इन पहियों की खूबसूरती की बात हुई, लेकिन इस शहर के समय का पहिया इनसे ज़्यादा खास है। 1980 के दशक की शुरुआत से ही ये शहर विद्रोह का केंद्र बन गया था। यहीं से मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह ने जोर पकड़ा था। इसी शहर में मुस्लिम ब्रदरहुड के लड़ाकों ने सेना के अधिकारी, राज्य संस्थानों और सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिसेस को निशाना बनाया था। फिर फरवरी 1982 में जो हुआ वो हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। इस नरसंहार के बरसों बाद 2011 में हाफिज के बेटे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। तब भी हमा और आसपास के शहर इन प्रदर्शनों के केंद्र थे। जून 2012 में एक ऐसा वक्त भी आया जब सेना को कुछ समय के लिए शहर से कंट्रोल छोड़ना पड़ा। उस दौरान लोगों ने शहर की दीवारों को लाल रंग से रंगा। हमा नरसंहार को याद करते हुए वाटर व्हील्स को लाल रंग से रंग दिया गया। फिर उसी बरस अगस्त में सेना वापस लौटी और प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया। 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। बशर के खिलाफ नारे लगाने वालों को मार दिया गया। नारा लगाने वाले एक लीडर का गला काट दिया गया। हमा का इतिहास इस तरह के नरसंहार से जुड़ा रहा है, इसलिए इस पर कब्जे का एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। सिंबॉलिकल इंपॉर्टेंस के अलावा हमा शहर पर कब्जे का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इसकी कई वजहें हैं। इसको पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। ये शहर देश के केंद्र को उत्तर के साथ साथ पूरब और समुद्री तटों से जोड़ता है। ये राजधानी दमिश्क से महज 200 किलोमीटर दूर है। जाहिर है राजधानी है तो दमिश्क असद की सत्ता का केंद्र है और विद्रोही गुट अब राजधानी के एक कदम और करीब आ चुके हैं। 27 नवंबर के हमले के बाद विद्रोही गुटों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा किया। वो दमिश्क से 362 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो सिर्फ 200 किलोमीटर दूरी पर हैं। हमा शहर लाटकिया से भी जुड़ा हुआ है। लाटकिया असद के कट्टर समर्थकों का इलाका है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों का है। इसमें शिया इस्लाम की एक शाखा अलावी संप्रदाय के लोग भी हैं। असद परिवार का ताल्लुक शिया अलावी संप्रदाय से है।
अलावी सीरिया में अल्पसंख्यक हैं। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक हमा पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट होम्स शहर की ओर बढ़ रहे हैं। हमा से होम्स पहुंचने के रास्ते में उन्होंने बीच में छोटे छोटे कस्बों को भी हथिया लिया है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक विद्रोही गुट हाम्स से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर हाम्स विद्रोहियों के हाथों में चला जाता है तो ये गेम चेंजर होगा। हाम्स हमा से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में है। इसे आप दमिश्क के दरवाजे की तरह समझिए। हाम्स के रास्ते से दमिश्क समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। यहाँ असद का मूल गांव है और एक रूसी मिलिट्री बेस भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस जंग में सीरिया की सेना की मदद कर रहा है। अगर विद्रोही गुट हाम्स को हथियाने में कामयाब रहे तो राजधानी और समुद्री तट का रास्ता बंद हो जाएगा और यहाँ से सीरिया के अन्य बड़े शहरों पर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ असद के अलावी संप्रदाय के लोग हजारों की संख्या में हाम्स शहर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें डर है कि विद्रोही गुट उन्हें निशाना बनाएंगे। अप्रैल 2014 में हाम्स में एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। इनमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे। ये हमले अलवाइड बहुल इलाके को निशाना बनाकर किए गए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी अल नसरा फ्रंट ने ली थी। ये अल कायदा का सीरियाई ब्रांच है। इसको HTS का मौजूदा लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी लीड करता था। 2017 में अल नसरा समूह को डिसॉल्व कर दिया गया और कुछ हद तक उसकी जगह HTS ने ले ली। हालिया विद्रोह को HTS ही लीड कर रहा है, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया। सीरियन सिविल वॉर में विद्रोही गुटों की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीरिया के हालात पर विदेश से क्या रिएक्शंस आए, एक एक कर सुन लेते हैं। عسكرية هناك وكنا دائما كما تعلمون نشدد على أن الحل العسكري بالنسبة لدولة قطر لن يؤدي إلى نتيجة مستدامة وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري. طبعا سنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف هذا العدوان بما نتمكن منه إن شاء الله تعالى. On the ground, we have enduring interests, enduring security interests in Syria, particularly the interest in making sure that ISIS doesn't resurrect and doesn't come back. There was a tremendous success by the Obama administration and then completed by the first Trump administration to end the so-called geographic caliphate that had been established, all of the ground and the almost physical state that had been established. It's profoundly interesting to make sure that doesn't happen again. आपने सीरिया के हालात जान लिए। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा खान से संपर्क किया और पूछा कि ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक विद्रोही गुट राजधानी से महज 170 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्या वो राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं? बशर अल असद के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? एक तो जिस तेजी से गिरे अलीपो और हमा दोनों शहर एक के बाद एक हफ्ते के अंदर, और अब खबर ये आ रही है कि होम्स से भी विड्रॉ कर लिया है आर्मी ने, कि बाहर आ गई है सीरियन नेशनल असद की आर्मी। और आर्मी तो डिनाई कर रही है, पर आर्मी क्रेडिबल नहीं है, इनकी यकीन नहीं किया जा सकता है इनकी फौज के ऊपर जो बोलती है। जो बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेस से आ रही है वो ये है कि ये बाहर निकल चुके हैं। तो यानी कि आसार ये हैं कि होम्स भी गिरने वाला है बहुत जल्द। अब बस फिर एक शहर दमस्कस उसके बाद, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्या किया है कि असद ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली हैं और जगहों से। सो मिसाल के तौर पे उनकी जो मोस्ट जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड डिवीजन थी वो डेरा ज़ूर में थी, ईस्ट में थी। एक शहर है जहाँ पे कुर्दी फोर्सेस भी हैं और कुछ अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, एडवाइजर्स। तो उनके हवाले छोड़ के और उनको आईसिस का सामना करने दे के उन्होंने अपनी मेन फोर्सेस दमस्कस की तरफ विड्रॉ किए हैं नीचे, और उन्होंने जॉर्डन वाला बॉर्डर भी कब्जा कर लिया है, जॉर्डन वाले बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर। तो साउथ में भी प्रॉब्लम है, ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, पर ये कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि दमस्कस पे एक लास्ट स्टैंड करेंगे और वहां पे नहीं गिरने देंगे। पर एक और खतरा है, जो निशानी है, खतरे की निशानी है कि बहुत सारे लोग जो हमा छोड़ रहे हैं वो दमस्कस की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं लताकिया की तरफ, कोस्ट की तरफ जा रहे हैं। और समुद्री तट पे इनकी जमीनें हैं, इनके गांव हैं, अलावाइट्स के भी, और रशिया का भी बेस है ये वो। तो ये उस तरफ जा रहे हैं लोग। यानी कि ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस कम है
अगर यकीन होता कि दमस्कस नहीं गिरेगा तो लोग उसी तरफ जाते। सीरिया की जंग मिडिल ईस्ट को कैसे बदल सकती है? क्योंकि आप देखिए कि तुर्की जो पहले कहता था असद से कि नेगोशिएट करो, वो चाहता था कि ये चले जाएं वापस सीरियन। असद नहीं करना चाहता था नेगोशिएट, और कुछ समझ में भी आता है क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि 47 लाख सीरियंस, सुन्नी सीरियंस जो थे वो तुर्की में थे। अगर ये वापस आते, ये 4.7 मिलियन, तो इनमें से कुछ लड़ाकू भी बन सकते थे और असद के लिए कुछ खतरा भी हो सकता था। और असद को जरूरत भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उस वक्त इतना सपोर्ट था, इतना हेवी सपोर्ट था रशिया का और ईरान का। पर शायद अभी गलती की। अर्दोगान यही कह रहे थे कि उस वक्त जब मैं कहता था तो ये राजी नहीं होते थे नेगोशिएट करने के लिए। तो एक तो ये लग रहा है कि तुर्की का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है। ईरान को वैसे ही कमजोर कर दिया था और हिजबुल्लाह को वैसे ही कमजोर कर दिया था इसराइल ने। तो अब अगर वो लैंड ब्रिज टूट गया, वो लैंड ब्रिज असल में ज्यादातर जो हाईवे है वो होम्स से ही गुजर के जाते हैं, कोस्ट को और लेबनान को। तो वो अगर हाईवे भी पकड़ लिया उन्होंने तो मुश्किल हो जाएगा। और नीचे दरा भी जा चुका है ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि भारी हाथ जो है वो अब रेबल्स का और तुर्की का और इनका होगा। और अब रशिया और ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो बैकफुट पे है जिसे कहा जाएगा। तो बदलती भी लग रही है यहाँ की सिनारियो। अब ये दिखते हैं कि किस तरह से ये बाकी जो गल्फ के प्लेयर्स हैं कैसे प्ले करेंगे। यानी इजराइल क्या अब अपने अटैक कम कर देगा ईरान और हिजबुल्लाह और असद पे? अगर वो कम हो चुके हैं वैसे एग्रीमेंट की वजह से, वैसे ही अटैक कम हो चुके हैं, बट उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि तब फिर ये पूरी तरह से रेबल्स पे फोकस कर पाएंगे। किस तरह से सऊदी अरब और कतर और यूएई रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है देखना। पर एक बात और मैं आखिरी कहना चाहता था कि इराक के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो इसके हयात तहरीर शाम के जो लीडर हैं जुलानी, उन्होंने इराक से रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपने फाइटर्स को मत भेजिए, रोकिए यहाँ पे भेजने से। ये इराक के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं मुक्तदा अल सद्र, जिनकी सदर आर्मी थी बगदाद में। उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हमें असद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो जालिम है वो। और ये एक फाइट है जो पीपल की फाइट है सीरिया में, और हमें तानाशाह को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। पर इराकी गवर्नमेंट इस वक्त साइलेंट है। और अगर इराकी मिलिशिया जो शिया मिलिशिया थे वो पिछली बार की तरह आए ईरान के सपोर्ट में, तो फाइट हो सकती है सीरिया में इंटेंसिफाई, और तगड़ी जंग हो सकती है। तो विद्रोहियों का राजधानी के इतना करीब पहुंच जाना और मुल्क के कई हिस्सों पर कब्जा बशर अल असद के लिए बेचैनियां जाहिर तौर पर बढ़ा देगा। ऐसे समय में कौन से देश उनकी मदद के लिए आ सकते हैं? तो रशिया की तो हालत इस वक्त खराब है और वो दिख ही रहा है कि रशिया कुछ कर नहीं पा रहा है। बल्कि खबर ये आई है कि सिर्फ चीन ने ही नहीं बल्कि रशिया ने भी अपने बाशिंदों से कहा है कि वो छोड़ के चले जाएं, अपने नागरिकों से कहा है कि वो छोड़ के चले जाएं सीरिया। ईरान की हालत भी पतली है, और इराक जैसे मैंने कहा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है, वहां का क्या होगा रवैया देखना पड़ेगा। ये सब पे भी डिपेंड करता है कि क्या सीरियन फौज असद के लिए लड़ने को तैयार है, उसका क्या मनोबल है, क्या उसकी मोराल है। अगर वो फौज लड़ेगी तो हो सकता है कि कुछ लोग आए भी मदद करने, बट अगर वो फौज खुद ही इस तरह से अब तक दिख रहा है कि वो शहर पहले से ही खाली कर देते हैं फौज के आने से पहले, तो मुश्किल है। बट असद पहले भी बच चुके हैं, सर्वाइवर हैं, 12 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हथकंडे, कुछ ना कोई मदद करने आ जाता है लास्ट मोमेंट पे, जब लग रहा होता है कि खत्म होना है, तो अब कह नहीं सकते। सीरिया की कहानी यहीं तक। अब साउथ कोरिया का रुख कर लेते हैं। आप जानते हैं 3 दिसंबर को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगाया था। फिर विपक्षी सांसद इसके खिलाफ संसद पहुंचे। इस लॉ के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, रातों रात वोटिंग हुई और इसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद से विपक्ष और जनता राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही थी। यून के साथ देश के रक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग हो रही थी। रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने तो इस्तीफा दे भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था। ये तो हुई अब तक की कहानी। इस मामले में ताज़ा अपडेट्स आए हैं। क्या? वो ये कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के एक और फैसले का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो मार्शल लॉ लगाते वक्त उन्होंने एक अरेस्ट लिस्ट बनाई थी, यानी मार्शल लॉ लागू होने के कुछ ही वक्त बाद इस लिस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। इस लिस्ट में किसका किसका नाम है
सबसे चौंकाने वाला नाम सत्तारूढ़ पार्टी के लीडर हन डूंग उन का है। खुद यून भी इसी पार्टी से आते हैं। दूसरा नाम विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ली जे म्यूंग का है। इसके अलावा इसमें 3 विपक्षी सांसदों के भी नाम शामिल है। इस लिस्ट के खुलासे के बाद उनके इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। साउथ कोरिया की पॉलिटिकल पार्टीज ने 6 दिसंबर को आपातकालीन बैठकें की। इसमें सांसदों ने यून के खिलाफ महाभियोग लाने की योजना बनाई। ये प्रस्ताव शनिवार यानी 7 दिसंबर को संसद में पेश किया जाएगा। इसको पास होने के लिए 2/3 सांसदों के साथ की जरूरत है। सदन के 300 सांसदों में से 200 सांसदों ने अगर इसके पक्ष में वोटिंग की तो यून को अपना पद छोड़ना होगा। साउथ कोरिया के सदन में विपक्ष के पास बहुमत तो है, लेकिन उन्हें महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए यून की पार्टी से भी 8 सांसदों का साथ चाहिए होगा। यून की पार्टी ने भी खिलाफत के संदेश दिए हैं। उनकी पार्टी के लीडर हन डूंग उन ने 6 दिसंबर को उनकी बर्खास्तगी की मांग की है और कहा कि अगर वो सत्ता में बने रहे तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा करेंगे और इस तरह के फैसले दोबारा भी वो ले सकते हैं। 윤석열 대통령이 대한민국의 대통령직을 계속 수행할 경우에는 이번 비상계엄과 같은 극단적인 행동이 재현될 우려가 크고 그로 인해서 대한민국과 대한민국의 국민들을 큰 위험에 빠뜨릴 우려가 크다고 생각합니다. विपक्ष भी पूरी तरह से उनके महाभियोग के पक्ष में है और अरेस्ट लिस्ट का खुलासा होने के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ली जे म्यूंग ने तो बयान जारी किया। इनका नाम भी उस अरेस्ट लिस्ट में था। अपने बयान में उन्होंने यून के इस्तीफे की मांग की है। 모두가 불행하게 될 이 상황에서 최대한 빨리 벗어납시다. 본인의 죄과도 책임도 점점 커지고 있다. 이 대한민국, 세계가 인정하는 이 대한민국도 점점 나락으로 떨어지고 있다. 국민들도 점점 더 불행해지고 있고 점점 더 힘들어지고 있다. 가장 빠른 시간 내에 이 상태에서 벗어나는 길, 본인이 스스로 사퇴하는 길, 가장 모두에게 바람직한 길이다. 이 얘기를 하고 싶습니다. हमने एक्सपर्ट से पूछा कि यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के पास होने की कितनी उम्मीद है। क्या विपक्ष एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट करेगा? देखिए, इसके पास होने की अच्छी खासी उम्मीद है क्योंकि सिर्फ 8-9 सरकारी एमपीज की जरूरत है इसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ऑपोजिशन तो एकजुट है ही और ये मुश्किल इतना नहीं लग रहा कि 8-9 उनकी पार्टी के भी उनके खिलाफ वोट देंगे। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके बाद भी 3 महीने और लगेंगे। एक लीगल प्रोसेस होगा, एक कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही ये हटाए जा सकते हैं। ये 3 महीने का प्रोसेस जो है वो प्रेसिडेंट यून उसमें लड़ेंगे उस प्रोसेस में या उससे पहले इस्तीफा दे देंगे अपना, ये भी क्लियर नहीं है। पर इम्पीचमेंट तो अब लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि जैसे आपने कहा कल वो बुरी खबर आई कि उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि कई पॉलिटिशियंस को वहां के अरेस्ट कर लिया जाए। तो लग तो यही रहा है कि उनके दिन अब गिनती के हैं। पर मजे की बात यह है कि साउथ कोरिया की स्ट्रेंथ पता चल रही है, उसकी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ पता चल रही है इस वक्त। जिस तरह से लोग आए हजारों की तादाद में और जिस तरह से एमपीज आए, घुस गए पार्लियामेंट में, पास किया रात को मोशन, इससे पता चलता है कि साउथ कोरिया, बिल्कुल सही कह रहे थे लोग, अब माना जाता है कि साउथ कोरिया, जापान और ताइवान वेस्ट का मेंबर है। पहले वेस्ट को सिर्फ यूरोप समझा जाता था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब इनको भी वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है, इन 3 मुल्कों को, क्योंकि ये तीनों भी लिबरल डेमोक्रेसी हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जहां पे सिविल राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो अब ये 3 कंट्री भी वेस्ट में ही गिने जाते हैं। वेस्ट इनको वेस्ट ही मानता है, यानी वेस्ट अब ज्योग्राफिक जोन नहीं रह गया है, वेस्ट अब एक आइडिया बन गया है लिबरल डेमोक्रेसी का। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की जनता भी यून के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई है। मार्शल लॉ के फैसले को पलटने के बाद से राष्ट्रपति यून को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। उनकी अप्रूवल रेटिंग अब 13% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। मार्शल लॉ लागू करने का फैसला लेने से पहले ही ये रेटिंग खराब चल रही थी। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे थे। साउथ कोरिया का पूरा विवाद समझना चाहते हैं
तो हमने ये पहले ही बताया है, दुनियादारी का वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी अंकुर ने। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।